तो आज की क्लास में दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सीबीएसई के प्रीवियस पेपर्स में। इससे पहले की 3 क्लासेस में 3 वीडियोस में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स को समझा और जो 3rd क्लास थी उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझा डिटेल में, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसका। और इस क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले, फिर इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट दी हुई है 2014 की और 2015 की। बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन जब भी करें सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? सबसे पहले कह रही है कि प्लांट जिसकी कॉस्ट 60,000 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू 36,000 है, वो बेच दिया गया 40,000 में ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर समझेंगे तो ये कह रहा है कि 60,000 रुपये की ओरिजिनल कॉस्ट वाला कोई प्लांट था जिसकी बुक वैल्यू का मतलब आज जो बुक्स में बचा था वो 36 ही बचा था। इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है 24,000, ये जो डिफरेंस यहाँ पे 24,000 है, इसका मतलब ये है कि इस पे इतना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड था। एक्यूमुलेटेड मतलब आज तक इतना डेप्रिसिएशन इस पे लग चुका था 24, तब इसकी वैल्यू बुक्स में केवल 36 बची हुई थी और ये बेच दिया 40 में। अब 36 जिसकी बुक वैल्यू थी वो बेच दिया 40,000 में, यानी कि 4,000 रुपये ज्यादा में बेच दिया, तो ये 4,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो 2 इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। एक तो जो बेचा है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट प्लांट, उस पे 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इनको, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो प्लांट बेचा है उस पे जो कुल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो 24,000 था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, इनकम टैक्स पे किया ड्यूरिंग द ईयर 30,000। इन्होंने कहा साल के दौरान 30,000 रुपये इनकम टैक्स पे किया है, अदा किया। फिर कहा है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹18,000। साल के दौरान 18,000 रुपये का डिविडेंड पे किया। अब बैलेंस शीट को ऊपर पढ़ेंगे और जो रिलेटेड आइटम्स होंगे उनका यूटिलाइज समझेंगे, उनका यूज करेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले बताया है हमें सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए सरप्लस या जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, इसका मतलब होता है वो प्रॉफिट जिसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस भी घटा दिए गए हों। एप्रोप्रिएशंस का मतलब है कि नेट प्रॉफिट निकाला हो पहले P&L अकाउंट में, उसके बाद उस नेट प्रॉफिट में से जो संस्था को टैक्स पे करना था वो टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट जो बचा, नेट प्रॉफिट में से यहाँ पे लिखता हूं मैं, नेट प्रॉफिट में से जो टैक्स पे करना था वो टैक्स पे कर दिया। उसके बाद संस्था को कुछ रिजर्व बनाने थे वो रिजर्व बना लिए, और उसके बाद जो डिविडेंड बांटने थे वो डिविडेंड भी बांट दिए। और इन सब को करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको बोलते हैं सरप्लस। और ये सरप्लस जो होता है या इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये हमको बैलेंस शीट में दिखाई देता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L में। और अब यहाँ पे समझते हैं कि ये जो प्रॉफिट है 2015 में, ये बैलेंस है 15 के लास्ट में और 14 के लास्ट में था 1 लाख। इस इंफॉर्मेशन को जब आप समझेंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि 2014 में जो प्रॉफिट का एक्यूमुलेशन था इनके पास, वो 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2014 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2014 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2014 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2014 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में 1 लाख था, 1 लाख था। 2015 में 1 लाख था, 14 में
वो 1 लाख था जो कि 15 में 80,000 रह गया, इसका मतलब 20,000 की कमी आई। तो 20,000 की कमी कैसे आ सकती है प्रॉफिट में? ये तो रिटेन्ड अर्निंग है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सरप्लस है। तो 14 में जिस चीज का बैलेंस 1 लाख था, अगर वो चीज 15 में 80,000 रह जाती है, तो इसका मतलब है कि जो 2015 का वर्ष था, 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 15 तक, उसमें हमारी संस्था को लॉस हुआ। और वो लॉस हुआ कितने रुपए का? वो लॉस हुआ 20,000 का। तो यहां तक ये हमने एनालाइज किया, 20,000 का लॉस यहां तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन को। ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं। ट्रेड रिसीवेबल जब क्वेश्चन करें तो चाहे तो अपने माइंड में रख सकते हैं, समझने के लिए शुरुआत में जरूरत पड़ती है। ट्रेड रिसीवेबल एक करंट असेट है और इसलिए ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम है। अगर आपने पिछला इसका वीडियो नहीं देखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, या पहले से आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो या तो आप बुक में से थोड़ी थ्योरी पढ़ लें, और या कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेरे जो पहले 3 वीडियोस हैं उनको देख लें एक बार, तब ये लॉजिक समझ में आएगा और आसान भी लगेगा फिर। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम है, क्योंकि करंट असेट और करंट लायबिलिटी जो होते हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जब कैश निकालते हैं तो उसमें इनको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में रखा जाता है। गुडविल एक नॉन कैश आइटम होता है अगर रिटर्न ऑफ हुआ है तो गुडविल फिक्स्ड एसेट है, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको ट्रीट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, तो जितने भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके वो सब वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं, इसलिए उन पर निशान लगाते जाना है। उनका ट्रीटमेंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में होगा, बीच में नहीं होगा। जनरल रिजर्व ये एक रिजर्व है, प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट अभी होगा। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रखा हो किसी फिक्स्ड एसेट पे, तो इसका मतलब होता है ये एक्यूमुलेट करते हैं अपने डेप्रिसिएशन को। मतलब अपनी फिक्स्ड एसेट पे ये जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो फिक्स्ड एसेट में से उसे सीधा घटाते नहीं हैं, बल्कि उसको इकट्ठा करते रहते हैं बुक्स में ही। तो इनका बुक्स में जो इकट्ठा डेप्रिसिएशन है वो पिछले साल 82 था और इस साल बढ़कर के 1 लाख हो गया। इसका मतलब करंट ईयर में कुछ और डेप्रिसिएशन लगा जिस वजह से बढ़ गया है, तो वो अभी कैलकुलेट करेंगे कुछ देर में। अब आ जाते हैं इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी वर्किंग कैपिटल चेंजेज है, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेज है। और फिर इसके बाद आ जाता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल भी एक करंट लायबिलिटी है और इसलिए ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं इसका मतलब होता है कि हमें अभी खर्चे पे नहीं करने थे, लेकिन हमने प्री पे कर दिए, पहले ही पे कर दिए। जब हम जरूरत से पहले किसी को पे कर देते हैं तो वो हमारी करंट असेट हो जाता है, और इसलिए ये करंट असेट है और वर्किंग कैपिटल चेंजेज है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज वाले तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज में होंगे, और बाकी जो एडजस्टमेंट है वो अभी स्टार्टिंग में ही करनी होती है। तो आपको पता है कि जो पहला स्टेज होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो बियर करना होगा आपको। वैसे पहले मैं इसको बता चुका हूं और साथ साथ में बताता भी रहूंगा, और बेटर है ग्रुप में मैंने ये दोनों शेयर कर दिए थे क्वेश्चन, एक ये और एक दूसरा जो कराएंगे वो, उनको पहले ही आप साथ में रख लें तो और आसानी होगी। अब स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी हमने ये जो आइटम, इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो था नहीं, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, लेकिन टैक्स यहां पे आइटम था। और एक प्रोसेस हमें याद रखना होता है जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी था, कि जो नेट प्रॉफिट निकल आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें से हम टैक्स घटाते हैं जितना टैक्स प्रोविजन किया जाता है,
फिर रिजर्व में जितना रखना है संस्था रिजर्व में घटा लेती है पैसा, बचे हुए पैसे में से फिर डिविडेंड बांटती है, तो उसको डिविडेंड प्रपोज करना कहते हैं, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बच जाता है वो होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब आप सोचिए कि हमको नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता तो उसको भी इसमें ऐड बैक करते, अगर वो घटा हुआ था, अगर वो जुड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिसीव्ड था तो उसको घटाते, तो वो तो है नहीं। अगला स्टेप है हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स। तो इस क्वेश्चन में हम जान रहे हैं कि लॉस था 20,000 का भी कैलकुलेट किया था, तो उसको पहले हम अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, उसी को मैं इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखूंगा कि नेट लॉस था जो कैलकुलेट किया था पहले ही, और वो था दोनों ईयर्स में जो डिफरेंस था। 2015 में हमारे पास 80,000 रुपये का प्रॉफिट है, और 2015 में हमारे पास 80,000 रुपये का प्रॉफिट है, और 2014 में 1 लाख का था। तो ये 1 लाख अगर हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास ये लॉस निकल करके आ रहा है। इसका मतलब करंट ईयर में फर्म को लॉस रहा होगा, और ये लॉस रहा होगा कितने का, 20,000 का। तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। ये कैलकुलेशन की जाती है वर्किंग नोट में। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, और वर्किंग नोट नंबर 1 जो है हमारा ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें हमने नेट लॉस पहले कैलकुलेट किया है अभी तक 20,000 रुपये। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी होंगी, वो क्या है, यहाँ पे अभी सीक्वेंस मैंने बोला था। देखिए, हमें सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट में से, नेचुरली कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट में से पहले टैक्स घटाती है, फिर रिजर्व घटाती है, फिर डिविडेंड घटाती है, तब बचत होती है। हमारे पास ये बचत वाला है जो लास्ट में बच गया, और ये भी है नेगेटिव है, इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करते हैं या माइनस लगा देते हैं आगे, दोनों ही तरीका है। तो हम क्या करेंगे, हमें बिफोर टैक्स अगर वाला चाहिए तो वही सीक्वेंस अपनाएंगे। हम इन सब चीजों को वापस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड उसमें ऐड करेंगे जो सबसे बाद में घटाया था, फिर जो रिजर्व घटाए थे वो ऐड करेंगे, और फिर जो टैक्स घटाया था वो ऐड करेंगे। जब इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो हम फिर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। सीधा सा क्रम है, बस इसी को हमको करना है यहाँ पे। तो ऐड करेंगे सबसे पहले ऐड कर देंगे हम डिविडेंड। अब क्वेश्चन में देखते हैं डिविडेंड कितना दिया है। तो यहाँ पे डिविडेंड मैं ऐसे बोल दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा छोटा दिखेगा ही नेचुरली। डिविडेंड पे किया है 18,000 रुपये का, या एक बार दिखा देता हूं फिर से। डिविडेंड पे किया है इन्होंने 18,000 रुपये का, ये डिविडेंड। अब चूंकि अंदर कोई डिविडेंड की जानकारी नहीं है, इसका मतलब ना तो पिछले साल का डिविडेंड का कोई बैलेंस है, ना करंट ईयर में कोई डिविडेंड का बैलेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी साल इन्होंने 18,000 का डिविडेंड प्रोविजन किया पहले, और फिर पे भी इसी साल में कर दिया। तो यही 18,000 रुपये इन्होंने अपने प्रॉफिट में से घटाए होंगे डिविडेंड के लिए। ठीक वैसे ही इनकम टैक्स का भी अभी देख लो, तो 18,000 रुपये जो इन्होंने टैक्स प्रॉफिट में से घटाए थे वही जुड़ जाएंगे। इनकम टैक्स इन्होंने पे किया 30,000 रुपये। अब देखते हैं क्या पिछले साल का कोई इनकम टैक्स का बैलेंस है, नहीं है, अंदर कोई बैलेंस नहीं है, इस साल भी कोई नहीं है। इसका मतलब है ना पहले था ना बचा है लास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ साल के दौरान इन्होंने 30,000 का ही प्रोविजन किया अपने प्रॉफिट में से टैक्स का, और 30,000 ही पे भी कर दिया। तो इन्होंने इस साल, अभी हमें पे करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं टैक्स से पहले वाला। तो हम इन सब चीजों को जोड़ते चले जाएंगे जो नेट प्रॉफिट में से इन्होंने घटाई थी। 18 डिविडेंड घटाया था, ये जोड़ देंगे,
30,000 इनकम टैक्स घटाया था, ये भी जोड़ देंगे। और इसके बाद इन्होंने रिजर्व यहाँ पे दिया था, आपको याद होगा जनरल रिजर्व हमने डिस्कस किया था, तो जनरल रिजर्व भी इन्होंने, जनरल रिजर्व टोटल इन्होंने पहले था इनका 50,000 का 14 में और 15 में 80,000 का, मतलब 30,000 साल के दौरान रिजर्व बनाया, तो प्रॉफिट में से ही बनाया होगा। इस 30,000 को भी ऐड कर देंगे, बैक कर देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी तक हमारे पास निकल आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को अब वहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं जो हमने अभी यहाँ पे देखी हैं। तो ऐड कर देंगे, एक तो डिविडेंड, डिविडेंड जितना पे किया ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड पे कर देंगे, ऐड करेंगे, और ये आ जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड जो है वो अभी हमने वहां पे देखा था, डिविडेंड की अमाउंट, डिविडेंड की अमाउंट क्वेश्चन में दी थी 18,000, तो 18,000 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे टैक्स, तो ऐड कर देंगे टैक्स की अमाउंट, और टैक्स कितना था 30,000, तो ठीक उसी तरीका अपनाएंगे वैसे ही, टैक्स के 30,000, और फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इन्होंने दिया था क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व अभी कैलकुलेट किया था हमने 30,000 रुपये, और इसलिए यहाँ पे जनरल रिजर्व के भी 30,000 हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। हमारे पास टोटल निकल करके आ जाएगा। अब ये 20,000 ये नेगेटिव था, और इन सबको ऐड करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 30, 30, 60 और 78 में से 20 गया तो 58, तो 58,000 जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी हमारे पास आ गई, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो टैक्स से पहले का है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये लॉजिक हम पहले ही बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब हम रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे 58,000 का, 58,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ये नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे आएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन कैश आइटम्स को और नॉन ऑपरेटिंग को क्यों ऐड कर रहे हैं उसका कारण एक बार बता देता हूं, क्योंकि हमें निकालना है कैश, और वो भी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो ऑपरेटिंग नहीं है, जो खर्चे और नेट प्रॉफिट में से घट गए थे उनको हम जोड़ देंगे ताकि ये ऑपरेटिंग का बच जाए। ठीक है, ऐसे ही नॉन कैश एक्सपेंसेस जो लगे थे और घट गए थे प्रॉफिट में से उनको भी जोड़ देंगे। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ये नॉन कैश होता है, इसलिए इसको जोड़ देंगे करंट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगा। अब करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसका तरीका होता है, क्योंकि क्वेश्चन में अंदर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया हुआ था, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो इंफॉर्मेशन दी थी उसी के हिसाब से अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसका एक तरीका तो होता है कि हम अकाउंट्स बना लें, और दूसरा है डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर लें। तो अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन का इसका तरीका बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। हम देखेंगे कि साल के शुरू में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था वो कितना था। साल के शुरू में हमारे पास डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन था वो था 82,000। तो जो ओल्ड प्रोविजन था डेप्रिसिएशन का, ओल्ड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये था हमारे पास। इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, बहुत आसान तरीका, लॉजिक के साथ एकदम बता रहा हूं, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पिछले साल तक हमारी जो टोटल एसेट्स पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था वो 82,000 था। अब इसके बाद हमें जानकारी ये है कि करंट ईयर में कुछ प्लांट बेचा था हमने, इसके बारे में बात की थी हमने कि करंट ईयर में 60,000 रुपए की कॉस्ट वाला प्लांट बेचा था जिसकी बुक वैल्यू 36 थी। तो हमें पता चल गया था कि उस बेचे गए प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट था वो 24 था। अब जो प्लांट बेच दिया
जो प्लांट बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन तो अब नहीं रहेगा बुक्स में, बिक गया वो तो, और जब तक एसेट रहती है तब तक ही उसका डेप्रिसिएशन बुक्स में रहता है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये 24 हम उसमें से माइनस कर देंगे साल के शुरू में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन था। तो इसलिए जब माइनस कर देंगे 24 तो हमारे पास कितना बच जाएगा, इसमें से बच जाएगा हमारे पास 58,000। अब आप सोचिए कि 58,000 बचना चाहिए था। अब देखेंगे कि हमारे पास जो न्यू यानी कि करंट ईयर का न्यू प्रोविजन है हमारे पास डेप्रिसिएशन का, वो कितना है। तो न्यू प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास जो है वो दिख रहा है हमें करंट ईयर 2015 की बैलेंस शीट में, 2015 की बैलेंस शीट में 1 लाख, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सबको, 1 लाख रुपए न्यू प्रोविजन। तो जो न्यू प्रोविजन है भाई वो 1 लाख कैसे हो गया, क्योंकि पिछला जो था उसमें से एक एसेट चली गई, उसका घटा भी दिया हमने, तो 58 होना चाहिए था। तो देखिए न्यू प्रोविजन इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि जो बैलेंस है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया ये, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये अब यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। उसका डिफरेंस जो है 1 लाख का और 58,000 का जो डिफरेंस है वही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन इस तरीके से आ जाएगा, निकल करके हमारा कितने रुपए आ जाएगा, 1 लाख में से 58 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42,000। तो हमारे पास जानकारी आ गई करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की। अब ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉन कैश और नॉन करंट आइटम्स में जो ऊपर अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास 58 थी, इसमें डेप्रिसिएशन में ये 52,000 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो एक तो काम ये किया कि 42,000 ये खर्चा था डेप्रिसिएशन का जो कि नॉन कैश था, इसलिए हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें बाकी आइटम गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जो गुडविल बुक्स में से हटा दी। अब गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी की है, यहाँ पे देखें गुडविल रिटर्न ऑफ की है, पहले 20 थी अब 15 हो गई, तो 5,000 राइट ऑफ कर दी। अब गुडविल राइट ऑफ करना भी नॉन कैश होता है, इससे भी कैश में कोई कमी नहीं आती है, तो इसलिए 5,000 रुपए की जो राइट ऑफ हुई है गुडविल उसको भी यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो वो भी ऐड हो जाएगी क्योंकि वो प्रॉफिट में से घटी हुई थी, और इन बैलेंसेस को हम सही करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट इसमें कोई था नहीं इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। अब लेस करेंगे ऐसे आइटम्स को जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, इसमें आ जाएंगे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम में हमारे पास आ जाएंगे ऐसे खर्चे, सॉरी ऐसी इनकम, यहाँ पे इनकम देख रहे हैं जो प्रॉफिट में जुड़ी हुई हैं, अब हम उनको घटाएंगे, जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, तो इस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड रिसीव्ड तो था नहीं। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जरूर था, इसमें हमने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे ये दिख रहा है 36,000 वाली 40 में बेचती थी तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट था। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे अब यहाँ पे लेस कर देंगे, तो ये 4,000 रुपया इसमें से लेस कर दिया जाएगा। ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का, प्लांट जो बेची है उसका, ये लेस कर देंगे। तो जो लेस वाला आइटम है उसको ब्रैकेट में दिखाते हैं, ये प्रचलन है ताकि वो समझ आ जाए, पता चले कि नेगेटिव आइटम है। अब इनको एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग का प्रॉफिट, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट कर दिया है जो नॉन ऑपरेटिंग है आइटम थे, इसलिए ये ऑपरेटिंग का बच गया। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग का प्रॉफिट है अभी ये है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले, मतलब हमने इसमें अभी इनकम और एक्सपेंसेस ही एडजस्ट किए हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब होता है कि जो ना खर्चे हैं ना इनकम है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में चेंज हुए हैं, जैसे डेटर्स से पैसा वसूल हुआ, क्रेडिटर्स को पैसा दिया, तो इससे भी कैश फ्लो होता है और ये कैश फ्लो भी ऑपरेटिंग का ही होता है, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एडजस्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे पास आएगी जो इन्फॉर्मेशन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की आई है, इसको लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ तक का, आगे बढ़ाते जाएंगे कैलकुलेशन को। ये 58 में 42 ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा
4 लाख इसमें से माइनस हो जाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बचेगी वो बचेगी 1,01,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,01,000। इस तरीके से अब तक हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आई है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब ऐड और लेस करेंगे, डिक्रीज, ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेज है उनको एडजस्ट करेंगे। और वर्किंग कैपिटल चेंजेज का फॉर्मूला है, ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट को जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा हो, और साथ ही साथ उसमें हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। इसको पहले ही समझा चुके हैं पिछले टॉपिक में कि करंट एसेट का जो कम होना होता है, करंट एसेट का जो कम होना होता है वो हमारी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है, और जो करंट लायबिलिटीज होते हैं उसका जो परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, उससे हमारा ये जो कैश फ्लो, और यहाँ पे हम कैश फ्लो देख रहे हैं, अगर करंट एसेट कम होंगी तो हमारा कैश बढ़ेगा, इसका मतलब करंट एसेट गई और कैश आया होगा, तो इसलिए कैश फ्लो बढ़ जाता है। और करंट लायबिलिटी का जो बढ़ना होता है वो कैश फ्लो बढ़ाता है, कि हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब उनके बदले में कैश आया होगा। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, और इसलिए जितने भी करंट एसेट हमारी डिक्रीज होंगी और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होंगी उनको ऐड करेंगे, और इसी का रेसिप्रोकल होगा लेस वाले आइटम में। लेस वाले आइटम में जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा कि जो इंक्रीज इन करंट एसेट होगा उसको हम लेस कर देंगे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो देखते हैं ऐसे आइटम हमारे पास कौन कौन से हैं। उसके लिए बैलेंस शीट में हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेज में निशान लगाए थे, आपको याद होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट होती है, और ट्रेड रिसीवेबल में क्या चेंज हुआ है ये हमको देखना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल हमने पहले देखे थे, वहां पे एक बार फिर से देख लेते हैं इनको कि ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रेड रिसीवेबल 240 थे 250 हो गए, 10,000 से बढ़ रहे हैं। अब 10,000 से बढ़ रहे हैं ये, तो जब करंट एसेट बढ़ेगी तो वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आकर के वो लेस होता है। तो इसलिए इसको लेस वाले आइटम्स में यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, और इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स को लिख देंगे, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, ये ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे थे 10,000 से, इसलिए ये माइनस का आइटम हो जाएगा, और इनको माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट से 10,000 रुपये। इसके बाद फिर अगला आइटम देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल के बाद था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पहले थे ही नहीं और अब 8,000 हैं। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं। जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसको ऐड कर देंगे, तो 8,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे 8,000 रुपये से, और इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐड वाले आइटम्स में। ऐड वाले आइटम्स में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड वाले आइटम्स में आ जाएंगे, और ऐड वाले आइटम्स में आ जाएंगे कितने रुपए से, 8,000 रुपये से, जितने से ये बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आइटम देखेंगे फिर ऐसे ही। अगला क्या है, ये होल ट्रेड रिसीवेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया एक तरफ से, फिर जनरल रिजर्व, प्रोविजन, ये सब एडजस्ट हो ही चुके हैं। अब आ गया प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट होता है, तो इसमें देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस घट रहा है या बढ़ रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 6,000 था, अब नील है, कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, पूरा 6,000 कम हो रहा है। अब करंट एसेट जब कम होगी तो उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसलिए इसको ऐड कर दिया जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख देंगे 6,000 रुपये का, 6,000। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। इसके बाद रह गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब बिल्स पेबल और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो दोनों होते हैं। तो ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। इसको देखेंगे ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो पहले 60 थे, अब 84 हो गए, 24 बढ़ रहे हैं। तो ये करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, 24 से ऐड हो जाएगा जितनी ये करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे
ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो हैं वो बढ़ रहे हैं और कितने से बढ़ रहे हैं 24 से। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट हो गई हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 8000, 6000, 24,000 इनको हम अब से पहले हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ गया था ये आ गया था 1,01,000। अब इसमें हम इन चीजों को ऐड कर देंगे 8,000, 6,000, 24,000 और लेस कर देंगे 10,000। तो इनको जब हम सबको एडजस्ट कर लेंगे तो 24, 630, 38 ये आ गया 139, 139 में से 10 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 129। अब 129 हमारे पास जो आएगा इसको बोलेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि ये हमारा जो आ गया 1,29,000 ये हमारा आ चुका है। वास्तव में हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो है वो तो यही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है वो तो यही है हमारा। तो इससे ये पता चलता है कि संस्था अपनी ऑपरेशन से कितना कैश अर्न कर पा रही है, ये तो संस्था की ऑपरेटिंग की एफिशिएंसी को बता रहा है। अब बात आती है कि हम इनकम टैक्स पेड को लेस करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट को लेस करें या इनको ऐड करें इनकम टैक्स रिफंड को या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसीप्ट को, तो इनको फिर से क्यों कर रहे हैं। देखिए अब तक हम पहुंचे हैं अपनी ऑपरेटिंग की, जो वास्तव में हमारी ऑपरेटिंग की कैश एफिशिएंसी है उस तक। अब ये देखते हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स जो पे किया है वो हो सकता है पहले जो हमने ऐड किया था ऊपर वो था करंट ईयर में जो हमने टोटल इनकम टैक्स घटाया होगा अपने प्रॉफिट्स में से। अब देखते हैं इनकम टैक्स ये हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हो तो यहाँ बिल्कुल नहीं घटेगा, तब हो सकता है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हो तब भी नहीं घटेगा। लेकिन अगर ना इन्वेस्टिंग का है ना फाइनेंसिंग का है तो हमेशा जो टैक्स है वो इनकम टैक्स ऑपरेटिंग का माना जाता है और जितना पे किया है उतना यहाँ पे अब उसको घटाते हैं। ये रूल होता है कि जो एक्टिविटी किसी की भी नहीं होंगी, ना इन्वेस्टिंग की ना फाइनेंसिंग की, वो फिर ऑपरेटिंग की ही माननी होती हैं। तो इनकम टैक्स यहाँ पे जितना एक्चुअल में पे किया। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है क्योंकि एक ही जगह नीचे इंफॉर्मेशन दी थी इनकम टैक्स की 30,000, तो वही 30,000 हम इसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे, 30,000 इसमें से लेस कर देंगे। ये लेस का आइटम है और इसलिए ये ब्रैकेट में दिखाया जाएगा 30,000, इसको लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पेमेंट होती तो उसको भी यहाँ पे लेस कर देते, इनकम टैक्स रिफंड कोई होता तो ऐड कर देते, वो इनकम टैक्स का उल्टा होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिसिप्ट होती तो उसको भी ऐड कर लेते। और इसके बाद ऐसा कोई आइटम था नहीं, इसलिए हमारे पास अब आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये फाइनली आ जाएगा 129 में से 30 लेस होकर के 99,000। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। तो ये क्वेश्चन देखा। अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हो सकता है बहुत अच्छा नहीं दिखे तो आगे से ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसको ज्वाइन कर लें अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट आप 12th क्लास से रिलेटेड अकाउंटेंसी सीखना चाह रहे हैं। तो इसका जो लिंक है वो 12th क्लास वाले लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप पे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहला वो टीचर्स ग्रुप है, दूसरा 12th क्लास का है, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं क्वेश्चन पहले शेयर कर दिया करूंगा तो ये क्वेश्चन आप रख लेंगे आपके पास, तो आप देख करके उसको फिर आसानी से पहले से रख लेंगे, तब सॉल्यूशन के साथ साथ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको मैं एक दफा पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, कैलकुलेट करना है, और इसके बाद हमें दिया है सरप्लस दिया है बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 2014 में 85,000 है और 2015 में 71 है, तो ये भी यहाँ पे पहले से कम हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे लॉस ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला आइटम दिया है इन्होंने इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले 4,000 थी, अब 12,000 है, तो पहले ही इसमें निशान लगा लेंगे वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम फिर से कि जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के आइटम हैं उन पे निशान लगा के रख लेते हैं पहले ही। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है इसलिए इसको बाद में करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के साथ। इन्वेंट्री है, इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट असेट है, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लायबिलिटी है, ये भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम है। इसके बाद गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा, अगर राइट ऑफ हो रही है तो ये अभी काम आएगा, तो गुडविल को अभी देख ही लेते हैं ये क्या हो रही है ताकि इसका एनालाइज हो जाए टाइम से।
तो इसको देखते हैं कि पहले जो गुडविल थी प्रीवियस ईयर में वो 27 थी और अभी बढ़ करके 57 हो गई। तो इस क्वेश्चन में गुडविल बढ़ रही है। देखिए जब गुडविल बढ़े तो इसका मतलब होता है गुडविल फिक्स्ड एसेट होती है गुडविल बाय नेचर, और बढ़ने का मतलब है गुडविल परचेज की होगी, इन्होंने खरीदी होगी, तो 30,000 रुपए की गुडविल परचेज मानी जाएगी। और जब गुडविल परचेज होती है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, ये ऑपरेटिंग में कहीं नहीं आती है। तो इसलिए इसमें गुडविल इस बार आएगी नहीं कैलकुलेशन में हमारी में, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के टाइम पे आएगी केवल। कैश इन हैंड, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इसलिए ये इसका भी कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं होना है हमें, इसका भी नहीं होना है। इसके बाद है मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट है, तो इसका देखेंगे अगर मशीन कोई सेल परचेज हो रही है तो नीचे एडजस्टमेंट में देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कुछ एक पीस है मशीनरी का जिसकी कॉस्ट है 50,000 और उस पर डेप्रीशिएशन है 20,000 रुपए। इन्होंने पहले ही बता रखा है कि जो 50,000 की कॉस्ट वाली मशीन है उस पर 20,000 डेप्रीशिएशन है, और हैड बीन चार्ज मतलब जिसमें चार्ज हुआ था अब उसको सेल कर दिया गया 10,000 में। तो यहाँ तक की बात का मतलब ये होता है कि 50,000 की कॉस्ट पे 20,000 का डेप्रीशिएशन था, यानी कि इसकी जो कीमत थी वो 30,000 बची हुई थी, और ये 30,000 जिसकी कीमत बची हुई थी ये बेच दिया 10,000 में, यानी कि इस पे हमको हो गया लॉस। तो एक जानकारी तो अभी मिल गई, ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है, और लॉस भी हुआ है कितने का 20,000 का। ये कैलकुलेशन में काम आएगा। ये जो लॉस है ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये लॉस क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग का लॉस है और लॉस होने की वजह से नेट प्रॉफिट निकालते टाइम ये नेट प्रॉफिट में से घटा दिया गया होगा। क्योंकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में इनडायरेक्ट मेथड से नेट प्रॉफिट को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाते हैं और उसको कैश प्रॉफिट बनाते हैं, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को अगर वो एक्सपेंस हैं तो उनको ऐड कर देते हैं और अगर वो इनकम है तो उनको लेस कर देते हैं। ये एक्सपेंस है, लॉस है 20,000 रुपए का, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद है इनकम टैक्स 23,000 का है ड्यूरिंग द ईयर। तो ऊपर देखिए यहाँ पे कहीं इनकम टैक्स ना तो पिछले साल था कोई बैलेंस ना इस साल कोई बैलेंस है, इसका मतलब करंट ईयर में 23,000 ही प्रॉफिट में से बचाया होगा इन्होंने, इनकम टैक्स घटाया होगा और 23,000 ही पे किया होगा। तो जो 23,000 पे किया वो तो नीचे कैश आउटफ्लो में घटाया जाएगा, और जो 23,000 इन्होंने प्रॉफिट में से इस साल बचाया वो प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमें पहले जानना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसी को 23 को ऐड करेंगे ऊपर। फिर डिविडेंड पेड है ड्यूरिंग द ईयर 36, तो डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर पे किया है 36,000 का। अब फिर से देखते हैं, ना तो पिछले साल कोई डिविडेंड का बैलेंस है ना इस साल कोई डिविडेंड का बैलेंस है, इसका मतलब करंट ईयर में 36 ही प्रॉफिट में से बचाए इन्होंने डिविडेंड के, घटाए और 36 ही पे भी कर दिए। तो जो पे कर दिए डिविडेंड वो तो फाइनेंसिंग का हिस्सा है, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो में आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट में से इस साल घटा दिए हैं वो नॉन ऑपरेटिंग होने की वजह से वो जोड़ने पड़ेंगे। तो हम प्रॉफिट में क्या क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 36 का ही डिविडेंड जोड़ेंगे और इनकम टैक्स के 23 जोड़ेंगे। इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह इस बार है ही नहीं, और गुडविल का कुछ ट्रीटमेंट होना नहीं है, और लॉस हमने एसेट के बिकने पे देख लिया 20,000 का है, ये लॉस यहाँ पे लॉस भी ऐड हो जाएगा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जब बनाएंगे। और इसके बाद जो डेप्रीशिएशन था उसके बारे में जानकारी यहाँ पे कुछ दी है कि डेप्रीशिएशन जो एसेट बेची है उस पर 20,000 था, तो हमें करंट ईयर का डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। और करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कहाँ से निकलेगा, साल के शुरू में 56 की फिक्स्ड एसेट थी, साल के लास्ट में हमारे पास 82 की है, इसमें से कुछ एसेट बेच भी दी गई है, तो इसका कैलकुलेशन अभी करके बताएंगे, वर्किंग नोट में करेंगे इसकी कैलकुलेशन। और स्टार्ट करते हैं अब ये क्वेश्चन, सारा एनालाइज कर दिए हैं सारे आइटम्स इसके, इसको अब तेजी से कैलकुलेट करेंगे। इनको भी कर लेते हैं यहीं पे कैलकुलेट, पहले एडजस्ट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को। जो इन्वेंट्री है ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो ये माइनस का आइटम है, इस बार ये घटाना पड़ेगा हमें जितना इसका चेंज है। इसके बाद देखें आप ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो पहले 45 के थे अब 58 के बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो ये करंट एसेट है और करंट एसेट का रूल होता है ये बढ़ने पे माइनस होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल भी। और इसके बाद देखते हैं
अगला आइटम जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसको ऐड कर देते हैं, ये प्लस का आइटम आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेज में। तो दो आइटम अभी तक हमें माइनस के मिले वर्किंग कैपिटल चेंजेज में, और एक आइटम अभी तक प्लस का मिला वर्किंग कैपिटल चेंजेज में। इसके बाद कैश एंड हैंड है, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेज में आता नहीं है। और मशीनरी का हमें कैलकुलेशन करना है। मशीनरी का हम कैलकुलेशन इसलिए करना है इसमें क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है करंट ईयर में कितना लगा है। तो ये एक पार्ट बच गया, इसको हम सोल्व करेंगे वर्किंग नोट बनाते टाइम। बाकी सब कैलकुलेशन फेस पे ही हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे, वही वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कैश एंड वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ऐसा कोई आइटम इसमें है नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए खाली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकल पाएगा। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में भी नेगेटिव आएगा, हमने ये इन्फॉर्मेशन पहले देखी थी, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कितनी थी। ये इन्फॉर्मेशन थी 89 और 71। तो हम क्या करेंगे, 15 के 71 में से 89 घटाएंगे। 71 में से 89 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 71 में से हम घटाएंगे 71,000 में से माइनस करेंगे 89,000 और ये हमारे पास बच जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा पहली बात तो नेगेटिव का मतलब ये लॉस आएगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। और ब्रैकेट में शो करने पे ये आ जाएगा कितना, ये टोटल हमारे पास रहेगा 18,000, 18,000 रुपये। 18,000 नेगेटिव आ गया। इसके बाद अब देखते हैं हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वही क्रम होता है, फिर से उसको याद रखें हमेशा, बड़ा आसान भी है कि नेट प्रॉफिट जब भी फर्म का निकलता है उसमें से वो क्या करते हैं, टैक्स घटाते हैं, फिर रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, फिर डिविडेंड बांटते हैं। तो उसके बाद ये बचा हुआ ये है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करते चले जाएंगे। ये दरअसल नेट प्रॉफिट नहीं है, ये सरप्लस है, ये बैलेंस है सरप्लस का। ये यहाँ पे इसको बेटर ज्यादा अच्छा लिखना है कि सरप्लस है करंट ईयर वाला सरप्लस। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या क्या चीज हमारे पास। एक तो टैक्स पेड था, रिजर्व तो इस बार था ही नहीं, तो एक तो टैक्स पेड ऐड कर देंगे। और टैक्स पेड हमारे पास अवेलेबल था, ये जानकारी हम पहले ही देख चुके हैं। इनकम टैक्स यहाँ पे दे रखा है 23,000, तो 23,000 तो टैक्स का इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद डिविडेंड का भी सीधा अमाउंट दे रखा है नीचे, डिविडेंड पेड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको याद होगा 36,000 था। 36 यहाँ पे देख लेते हैं, ये 36 था, तो 36 डिविडेंड के ऐड कर देंगे। अब एक्चुअल में ये टैक्स पेड की बजाय ज्यादा अच्छा लिखना है यहाँ पे टैक्स प्रोविजन, क्योंकि जो प्रोविजन किया होता है प्रॉफिट में से एक्चुअल में वो ही हम ऐड कर रहे हैं, जो प्रॉफिट में से घटाया है वो ऐड कर रहे हैं। टैक्स पेड हो सकता है वो आउटफ्लो होता है, वो वहां ज्यादा अच्छा बढ़ रहता है। चूंकि इस क्वेश्चन में एक ही जानकारी है तो वही टैक्स प्रोविजन है, वही टैक्स पेड है। ठीक वैसे ही डिविडेंड का भी, डिविडेंड का पेड ही आजकल यूज किया जाएगा, क्योंकि प्रोपोज डिविडेंड तो इसमें कंसीडर ही नहीं होता है। प्रोपोज डिविडेंड को मानते हैं कंटिंजेंट मानते हैं, इसलिए वो बैलेंस शीट से नीचे का आइटम है। तो यहाँ पे डिविडेंड पेड में 36,000 इसमें ऐड कर दिया जाएगा और इन दोनों को अब ऐड कर देंगे। रिजर्व इस बार कोई था ही नहीं, तो 36 और 23 इसमें ऐड करेंगे और वो नेगेटिव था 18,000। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमारे पास निकल करके आ जा रहा है। इनको ऐड लेस करने के बाद 41,000 और 41,000 से हमारा क्वेश्चन इस बार स्टार्ट हो जाएगा। तो 41,000 ले चलते हैं ऊपर, और साथ ही साथ हमें डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन करनी थी, वो भी अभी कर लेते हैं। वर्किंग नोट तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो अकाउंट्स बना करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम करेंगे अभी डायरेक्ट,
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इसका अकाउंट बनाना अलग से एक दिन एक वीडियो में समझाएंगे, डेप्रिसिएशन। और अगर लॉजिक समझ आ जाए तो ऐसे ज़्यादा अच्छा है, अकाउंट तो बड़ी आसानी से बन जाएगा जब लॉजिक पता रहेगा। तो इसका लॉजिक क्या है हम शुरुआत करेंगे वैसे ही इस क्वेश्चन में भी, कि जो ओपनिंग की हमारे पास यानी कि ओल्ड हमारे पास जो बैलेंस था मशीन का, अब इस बार मशीन का बैलेंस अवेलेबल है तो वहीं से निकालेंगे। ओल्ड हमारे पास जो बैलेंस दे रखा था इन्होंने एसेट का, वो बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कितना था। तो हालांकि इसमें तो यहाँ साफ साफ दिया है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें दिया है डेप्रिसिएशन चार्ज, ये ध्यान नहीं दिया था पहले, इसमें साफ साफ लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 18,000, साल के दौरान जो डेप्रिसिएशन लगाया वो 18,000 है बस। तो अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से हमें 18,000 मिल गया है कि साल के दौरान डेप्रिसिएशन है, और जो बेचने पे लॉस था 20,000 वो भी मिल गया। तो दोनों आइटम ऐसे ही मिल गए, अब उसको बनाने की जरूरत है नहीं। अभी 18,000 और 20,000 ये दोनों आइटम लॉस के हैं, ये डेप्रिसिएशन है और ये बेचने पे लॉस है। तो दोनों आइटम क्योंकि ये लॉस के हैं इसलिए इन दोनों आइटम्स को क्या कर दिया जाएगा, इनको ऐड कर दिया जाएगा। तो इनको वहां पे हम ऐड कर देते हैं, ले चलते हैं ऊपर क्वेश्चन में, फिर से आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको इस बार निकालने की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे चले आते हैं, ये 41,000 था, 41,000 यहाँ से ले जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में 41,000। और अब इसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे ही रखा था 18,000, अभी हमने देखा चेक किया तो डेप्रिसिएशन 18,000 रुपये आ जाएगा। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था तो वो आ जाएगा। तो ये आइटम तो थे नहीं इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। गुडविल तो परचेज थी, वो आ जाएगा, इन्वेस्टिंग का आइटम बन गया इस बार। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ जाएगा। ये लॉस हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था 20,000 रुपीज, ये आ गया। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐसा आइटम था नहीं, और इस बार कोई नॉन ऑपरेटिंग की इनकम भी कोई नहीं थी, तो केवल एक्सपेंसेस हैं, ये ऐड हो जाएंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम पहुंच जाएंगे इन सबको 41, 18 और 20 इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएंगे 9 और 4, 1, 5, 2, 7 यानी कि 79,000 रुपीज। और 79,000 रुपीज जो आएगा इसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, 79,000 रुपीज। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेज को करेंगे तो वर्किंग कैपिटल चेंजेज पर उसी तरीके से एडजस्ट होंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस होगा इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले अब आइटम्स हमने पहले ही देख लिए थे वहां पे, फिर से एक दफे देखते चलते हैं सभी को। सबसे पहले था हमारे पास इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री क्या हो रहा था, इन्वेंट्री 4,000 से ये 8,000 रुपये बढ़ रहा था, तो इन्वेंट्री माइनस का आइटम है 8,000 रुपये, तो सीधे इसको माइनस में लिख देते हैं 8,000 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आ जाएगा यहाँ पे लेस वाले आइटम्स में, लेस वाले आइटम्स में लिख देते हैं इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री आ जाएगा लेस वाले आइटम्स में 8,000, लेस वाले को ब्रैकेट में दिखाना है 8,000। इसके बाद अगला आइटम देख लेते हैं। अगला आइटम दिया है यहाँ पे इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एसेट है, और ये 45 से 58 ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, ये 13,000 यानी कि 13,000 रुपये बढ़ रहा है, तो 13,000 रुपये ये भी क्या हो जाएगा, माइनस वाले में ही आ जाएगा 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये यहाँ पे ले चलेंगे हम इसमें माइनस वाले आइटम्स में। एक आइटम और मिल गया हमें, इसको भी 13,000 रुपये को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये 13,000 रुपये का जो आइटम है इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। ये 13,000 रुपये जो है इसका आइटम का नाम लिख देते हैं। आइटम का नाम है ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया।
इसके बाद देखते हैं और कौन सा आइटम बचा है। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक करंट लायबिलिटी है, इसको देखते हैं ये कितना है आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है करंट लायबिलिटी ये 10 से 14,600 बढ़ रहा है तो ऐड कर देंगे, और 4,600 बढ़ रहा है इसलिए 4,600 ही ऐड कर दिया जाएगा। 4,600 इसमें ऐड कर देंगे तो ये ऐड वाले आइटम्स में आ जाएगा। ऊपर ऐड वाले में हम लिख देंगे 4,600, ये प्लस का है, 4,600 ऐड करना है। और ये है क्या, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इस तरीके से और कोई आइटम है नहीं, सारे अब ट्रीट इसमें हो चुके हैं। इन सबको जब हम एडजस्ट करेंगे तो 79 में ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस थे, इसमें हम इन सबको इसको ऐड करेंगे और इन दोनों को लेस करेंगे। तो ये हमारे पास रह जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमारा जो आइटम है ये एक्चुअल में वो अमाउंट है जो हमने अपनी ऑपरेशन से अर्न की है, ऑपरेटिंग की एक्टिविटीज से हमने कैश अर्न किया, ये वो है। ये हमारी संस्था की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दिखाता है। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को देखने के बाद अब कंप्लीशन देने के लिए जो टैक्स अगर पे किया है तो वो माइनस कर देंगे। इस बार इनकम टैक्स पे इसमें भी किया था हमने, तो इसलिए जितना इनकम टैक्स पे किया था उसको यहाँ से कर देंगे माइनस, और वो जितना आ जाएगा तो वो हमारा फाइनल अमाउंट निकल आएगा इसका। इनकम टैक्स पेड कितना था, इनकम टैक्स पेड यहाँ पे दिया हुआ है 23,000, तो 23,000 यहाँ पे हम इसमें से लेस कर देते हैं और ये आ जाएगा फाइनली हमारा। फिर और कोई आइटम इनमें से था नहीं, तो जो नहीं था उसको इग्नोर करते चलते हैं। 62 में से 23 माइनस कर देना है तो ये बच जाएगा 39,600। तो 39,000 और 600 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये हमारा फाइनली इसका आंसर आ गया। इस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप आगे और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने व्यूज भी रख सकते हैं।